तुम लेक्चर 54 स्टार्ट करते हैं। कल ये क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा था 2.55 हम कैलकुलेट कर चुके थे। ये सारी कैलकुलेशन हो गई थी, इसके टोटल्स ये बनते हैं, ज़रा चेक कर लीजिए एक दफ़ा। कितने बच्चों ने इसको टोटल करने की जहमत की थी घर पे? अच्छा, जिन्होंने नहीं की थी बाकी का काम तो सारा हो गया था ना, तो ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर ये फिगर्स कैलकुलेट करके अपने रजिस्टर के ऊपर सवाल में लिखें। कल वाले पे फिर थोड़ी सी इसकी डिस्कशन आगे बढ़ा के फिर टेस्ट को डिस्कस करके फिर नई चीज़ भी डिस्कस करनी है। आज बहुत सारा काम करना है, ठीक है जी। कल वाला सवाल इधर देखें, उसमें ये आंसर कोई नहीं है, ये आंसर कोई नहीं है, ये आंसर कोई नहीं है, ये आंसर कोई नहीं है और ये आंसर कोई नहीं है। इसके अलावा सब कुछ हो गया था। जरा कैलकुलेटर सब बच्चों के पास हो, कैलकुलेट करें। 70 इंटू 13% इंटू 2/12 जमा 65 इंटू 13% इंटू 5/12 जमा 60 इंटू 13% इंटू 3/12। जल्दी से आंसर बताएं कितना जी? 6.55। जरा सब बच्चे कैलकुलेट करके देखें इसको प्लीज। 6.99, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए 44.3 इंटू 8% इंटू 2/12 प्लस 34.7 इंटू 8% टू 5/12। इसका आंसर क्या आता है? 1.75। इसको माइनस करते हैं। 6.99 माइनस 1.75 5.24। ये जरा चेक कर लें, यही आंसर है सबका। अपने रजिस्टर पे लिख लें, क्योंकि आप लोगों ने नहीं लिखना था। अगर मैं ये ना कहता आज नहीं, जो बच्चों आधी क्लास में हाथ खड़े किए, बाकी आधी क्लास ने कहा ठीक है छोड़ो, एंड पे जाके प्रेप लीव पे बैठना था, ये सवाल करना था, इसका जवाब नहीं मिलना था आगे से। अब क्या करें? अब तो ना उस्ताद है ना, ठीक है जी। उसके बाद जनरल 30.3 इंटू 14% टू 3/12। कैलकुलेशन करते ऐसे करते हैं ना, प्लस 9.2 इंटू 14% इंटू 3/12 1.38। तो टोटल हो गया 6.62, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक एडिशनल बात की थी कल कि कॉस्ट ऑफ एसिड भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले साल के अंदर अगर मैं कॉस्ट ऑफ एसिड निकालूं 30 जून 2010 वाले साल में, तो अभी एसिड कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये कौन सा एसिड था वैसे? प्लांट था जो बन रहा था, प्लांट, ठीक है। तो प्लांट नहीं कंप्लीट हुआ था, बल्कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा था। 25 मिलियन की कॉस्ट पहले साल में इनकर हो चुकी थी, ठीक है। तो 25 मिलियन प्लस 2.55 बोरिंग कॉस्ट, ये है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट एज ऑन 30 जून 2010 पहले साल के, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर ली थी, दूसरे वाले को बाद में देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट जो है वो अभी प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको प्लांट की कॉस्ट तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये एडिशनल अगर चीज ऐड कर दें इस सवाल की रिक्वायरमेंट में तो कुछ इस तरह से बात बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक को मसला बोलो। ये मैंने क्या निकाला जी? कॉस्ट ऑफ CWIP किस दिन निकाली है जी? एज ऑन 30 जून 2010। ये बात समझ में आती है? कॉस्ट ऑफ प्लांट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई 25 मिलियन वाला पहला बिल, सिर्फ एक ही हुआ था ना, ठीक है। और 2.55 की ये बोरिंग कॉस्ट आ गई। डन जी। अच्छा, अब अगर आप PPE का नोट बना रहे हैं तो PPE के नोट के अंदर इस साल में प्लांट तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और बोलो, और जाग रहे हो ना? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की मूवमेंट हम शो करते हैं। प्लांट इसी साल में शुरू हुआ तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होना था 0, फिर एडिशन इन वर्क इन प्रोग्रेस 27.55, फिर ट्रांसफर टू प्लांट कुछ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था, और क्लोजिंग भी 27.55 आना था। यही करते थे ना PPE के नोट में, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था। याद है फैम वाला सवाल था गालिबन। अब IAS 23 कहता है यूजर के सामने तो ये वर्किंग और ये वर्किंग नहीं होती। यूजर के सामने तो सब नोट के अंदर पड़ा हो 27.55 एडिशन टू CWIP। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट, IAS 23 कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे यूजर को ये बताओ कि 27.55 के अंदर 2.55 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई पड़ी है। ये IAS 23 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। बस कोई रेट शेट भी लिख देते होते हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं PPE का नोट बना रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं PPE का नोट बना रहा हूं तो सारा नोट बनते आपके मेन नोट की बॉडी के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं आएगी ना कि प्लांट बन गया, प्लांट के अकाउंट में डेबिट कर दो, ऐसा कुछ होगा? तो बोलो नहीं। PPE का नोट पूरा बन जाएगा,
ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, फिर एक्यूमुलेशन, फिर लेस होकर बुक वैल्यू, उसके बाद 8.1 मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन, लास्ट यूजन परफॉर्म बाय फलाम ऐसा, ठीक है। फिर नंबर 2 हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन, फिर 8.3 मूवमेंट इन सरप्लस, और 8.4 में मूवमेंट इन CWIP, इस तरह का नोट बना। अगर ये सवाल में आप नोट बनाए होते तो ठीक है ना। अब ये नोट बना के आपने 27.55 लिख दिया, यूजर को क्या पता कि इसके अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के अलावा बोरिंग कॉस्ट भी पड़ी है। तो IAS 23 कहता है यूजर को ये बता दो, ठीक है। कैसे बताओ? 8.5 डालो और नीचे लिखो बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2.55, जो आपको पता है, आपने वर्किंग की है, हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ एडिशन ऑफ CWIP। बस ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बात समझ आई? नेक्स्ट, अगले साल में जब हम जाते हैं तो अगले साल के अंदर एक तो आपने, मुझे पता है 65 को ले लेना है और दूसरा 10 को ले लेना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। बाद आपने इस 6.62 को भी ले लेना, ठीक है ना। लेकिन जो चीज आपने भूलने की कोशिश करनी है वो है CWIP। 27 यारिया 5.5 का प्लांट पिछले साल में बन चुका था ना, तो कहानी तो यहां से शुरू करनी चाहिए। और बात समझ रहे हो? यानी कि एक तरीका ये है कि मैं यहां पर लिखूं ओपनिंग CWIP कितना जी, 27 यारिया 5.5, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 65 जमा 10 है, बोलो कितना, 75 आ गया। और उसके बाद ये 6.62 मैं बोरिंग कॉस्ट की इस दफा वाली भी ऐड कर दूं। 6.62 कितना आता है जी, जरा बताएंगे? 1017, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर आपने अगर सब नोट डालना है, सब नोट इसमें भी डालना पड़ना है, तो 6.62 लिखने की गलती कर जाओगे क्योंकि 2.55 तो इधर भी एडेड था। तो इसके लिए फिर मेरी सजेशन ये है कि आप कॉस्ट ऑफ प्लांट के लिए नए सिरे से ही देख लो। क्या आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो 25 भी ले लो, 65 और 10 ये 3 हो गए। फिर बोरिंग कॉस्ट में पिछले साल वाली बोरिंग कॉस्ट भी तो कैपिटलाइज हुई थी 2.55, वो जमा 6.62 दोनों ले लो और टोटल कॉस्ट निकलेगी फिर भी 109 साथ, ठीक है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट कर लो, मेरा मशवरा है, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मेरा मशवरा क्या है, आप कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालने के लिए नए सिरे से दोबारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ले, क्योंकि प्लांट की कॉस्ट में तो वो 25 भी शामिल है जो पिछले साल ऐड हुआ था CWIP में। प्लांट की कॉस्ट में तो वो 2.55 भी शामिल है जो पिछले साल ऐड हो गया था एसडी कॉस्ट में। फिर इस दफा वाला 65 और 10 भी शामिल है और इस दफा वाला 6.62 भी शामिल है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस तरह से निकाल लो। और तो कुछ था नहीं सवाल के अंदर, कोई कंसल्टेंट फी पे हुई, कोई परमिट फी पे हुई, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट निकल सकती है अगर मैं खड़ा हूं एज ऑन 30 जून 2011। ये बात समझ आ रही है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखो 25 पिछले साल वाला भी तो प्लांट में ऐड हो चुका है, निकला आंसर वही है जो थोड़ी देर पहले निकाला था कि CWIP के अंदर बाकी चीजें ऐड कर दो। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इस साल का सब नोट बनाते हुए, PP का नोट बनाते हुए मैं लिख सकूंगा कि टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी ऐड की है हमने प्लांट की कॉस्ट में 9.17, जिसमें से कुछ उधर कुछ इधर। और किसी ने दूसरे तरीके से किया था तो थोड़ा ध्यान से बोरिंग कॉस्ट फिर देख लेनी है, पिछले साल वाली और इस साल वाली ऐड करके डिस्क्लोज कर देनी है बोरिंग कॉस्ट के लिए IAS 23 के डिस्क्लोजर के लिए, ठीक है। तो अब इसका डिस्क्लोजर सिंपल, PP का नोट बन रहा होगा, PP के नोट के अंदर अब ये CWIP नहीं रहा, बात समझ आ रही है? ये तो ट्रांसफर हो गया होगा ना, इस साल के दौरान ये ट्रांसफर हुआ होगा प्लांट के अंदर, ऐसे ही है। तो PPE के प्लांट किधर गया यार, ये पड़ा, PPE के प्लांट के अंदर आपके प्लांट के कॉलम में एडिशन की जगह पर 109.17 नजर आ रहा होगा। अब यूजर को ये नहीं पता इस 109.17 के अंदर कितनी बोरिंग कॉस्ट IAS 23 वाली कैपिटलाइज्ड है, तो फिर ये लिखकर बताओगे आप। जैसे अगर 8.4 आपने बोरिंग कॉस्ट इसका मूवमेंट CWIP फिर भी बनाया तो 8.5 कर देना। मैंने बस 8.4 इसलिए लिख दिया कि 8.4 से आगे हम नोट इशू कर देना, बाकी 3 तो रिवैल्यूएशन फिक्स किए हुए हमने, ठीक है। तो आपने सब नोट के अंदर क्या लिखना होगा, बोरिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू 9.17 हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट। यूजर को बता दो, बस ये है हमारा IAS 23 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। यही टेस्ट के अंदर भी करना था, ओके। ये मैंने आपकी कल वाली डिस्कशन से बात आगे बढ़ाई। ये रिक्वायर्ड नहीं था सवाल के अंदर, कल ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वाले सवाल में कॉस्ट ऑफ एसेट चाहे CWIP था चाहे कंप्लीट होने के बाद, ये रिक्वायर्ड नहीं था। ये मैंने अपनी तरफ से डाला ताकि थोड़ी सी ये डिस्कशन भी हम कर लें, ठीक है। नोट कर लें इसको, कल वाला सवाल तो किया हुआ है ना, पूरी पिक्चर तो देने की जरूरत नहीं है। अब तो शुक्र बड़ी अहम बात हमने कर भी लिया, कहता कोई गल नहीं। भाई दोनों तरीके हो सकते हैं, 27 या 5.5 को यहां लिखकर फिर 65, 10 और 6.62 कर लो, तब भी यही आंसर आता है। मैंने करके दिखा दिया दोनों, ठीक है ना। जैसे मर्जी करो, डिस्क्लोजर ऐसे दे देने अगर PPE का नोट बना रहे हो और बोरिंग कॉस्ट बीच में आ गया जैसे कल वाले टेस्ट में आया, ठीक है। मिक्स अचार, मिक्स अचार नहीं, आटे में नमक के बराबर था बोरिंग कॉस्ट जी। हाँ तो नोट ही बनाना था, बोरिंग कॉस्ट सिखाई हुई थी ना जी। चलें आगे।
टेस्ट कैसा हुआ? आसान था सवाल सर? अभी डिस्कस करते हैं, पता लगता है। बहुत आसान, बहुत ऐसे बच्चे मुझे नहीं पसंद। प्लीज, रिक्वायरमेंट थी तुम लोग बोल लो, दोनों बोल लो। रिक्वायरमेंट थी इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ना टोटल चाहिए ना कंपैरेटिव चाहिए, ठीक है? वेव्स लग गई, बस किल ही करनी थी, है? अच्छा जी, पॉइंट 1 में कहता है बैलेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन यकम जनवरी 18। ये ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? कहते हैं जी, एक है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब है? नहीं, ये बुक वैल्यू तो कभी भी नहीं हो सकती, या ये कॉस्ट होगी या ये रीवैल्यूड अमाउंट होगी। ऐसी फिगर है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, तो वो बुक वैल्यू कैसे हो सकती है? हाँ, ये ग्रॉस अमाउंट है। कोई रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो उसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, और कोई कॉस्ट मॉडल वाला है तो उसकी कॉस्ट पड़ी होगी। ये बुक वैल्यू कभी नहीं हो सकती ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब ही क्या है? जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई। तो ये कैसे बुक वैल्यू कह दिया आप लोगों ने? 100 दफा इस्तग़फ़ार करें इसके ऊपर। अच्छा, अब ये पता लग जाए ना, जरा पता लग गया जी। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, ठीक है? ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, ओके? और बाकी इक्विपमेंट जो पहले से आ रहा है और नया जो प्लांट आया है ये कॉस्ट मॉडल पे रहने, ठीक है? तो इसका मतलब ये ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है। आपको पहले रीवैल्यू हुआ नहीं, ये तो बताएं। पहले रीवैल्यू भी हो चुका। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एट यकम जनवरी 18 इज 8.5, जिससे पता लगा कि ये एसेट पहले रीवैल्यू भी हो चुका है। और साथ ही इधर जंप किया तो लिखा हुआ था ये जो 20 साल रिमेनिंग लाइफ निकाली हुई है, ये भी लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन की रिमेनिंग लाइफ है, ठीक है? अब लास्ट रीवैल्यूएशन की डेट यकम जनवरी अज्यूम कर लें 18। यकम जनवरी 18 अज्यूम करने वालों के नाम अहम पैगाम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 रुपए की आ रही है। इसका मतलब है कि ये एसेट यकम जनवरी 18 को रीवैल्यू नहीं हुआ, वरना इस दिन डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 होता। अब सवाल के अंदर मसला क्या है? डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन इज मिसिंग। डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन इज मिसिंग। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक है। शुरू करते हैं सवाल। प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन इस सवाल के अंदर मिसिंग है। रीवैल्यूएशन हुई पड़ी है पहले। अच्छा, मैं पॉइंट नंबर 1 करूंगा फिलहाल, और पॉइंट 3 करूंगा, और इसके साथ पॉइंट 5 के अंदर भी बिल्डिंग को पढ़ूंगा। पहले बिल्डिंग को एक साइड पे कर लेते हैं, फिर प्लांट को करेंगे, और फिर इक्विपमेंट को करके। नोट नहीं बना रहा मैं, सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा। नोट आप फिर बना लेंगे घर पे, कोई मसला नहीं, नोट बनाना तो आपको, ठीक है? अच्छा, यकम जनवरी 18 पर 240 रीवैल्यूड अमाउंट है और 36 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब 204 रुपए बुक वैल्यू है यकम जनवरी 18 पर। ऐसा ही है। ऑन 31 दिसंबर 18 फिर रीवैल्यू हो गया, 178 पे ले गए, प्रिसाइज वैल्यूअर ने किया। अगली बात बाद में पढ़ते हैं, बस याद करा देना मुझे एंड में जब सारी रिवैल्यूएशन हो जाए किसको भी करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट को, ठीक है? अच्छा, अब 31 दिसंबर 18 पर यह एसेट दोबारा रीवैल्यू हो गया। पेज नंबर 1 नोट की मेन बॉडी, पेज नंबर 2 सब नोट्स के लिए, पेज नंबर 3 पे आपकी हेडिंग आ गई वर्किंग्स, ठीक है? ओके, वर्किंग्स में पहली वर्किंग अब मैं करने लगा हूं, डेट, अपनी फेवरेट वर्किंग, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग क्या क्या नाम है? ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। जी, यकम जनवरी 18 पर हमें कॉस्ट यानी रीवैल्यूड अमाउंट भी गिवन है
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, लेकिन हम तो बुक वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट को लिखना चाहे तो बेशक लिख ले, और मतलब रीवैल्यूड अमाउंट, लेकिन मुझे पता नहीं डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या थी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा उसको। ओके, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी जी? 240 कॉस्ट है माइनस 36 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 204 की बुक वैल्यू आ गई। और इसी दिन सरप्लस की बुक वैल्यू कह रहे हैं 8.5। यहां तक को मसला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा 31 दिसंबर 18 पर एसेट रीवैल्यू होकर पहुंच गया है 178 पे। तो पहले 31 दिसंबर 18 पे पहुंचाना था, मसला ही सिर्फ यही था। उसके बाद रीवैल्यू करना क्या मसला है? अब जब हम 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिशिएट करके इसको ले जाने लगे, तो 204 को हमने पकड़ा, तो फौरन ख्याल आया मेथड तो स्ट्रेट लाइन है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास कॉस्ट मौजूद है, 204 को 20 से डिवाइड करना तो गलत होगा ना, 204 तो बुक वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल रेट कॉस्ट पे लगता है, तो हम 240 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 12। ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। अब जैसे ही हमने 8.5 को भी डिवाइड करना चाहा 20 से, तो उसने रोड़ा डाल दिया, रोड़ा। और रोड़ा समझते हैं? रोड़ा किसने रोड़ा डाल दिया? क्या रोड़ा डाल दिया? ये कहने लगा ओ भाई साहब 240 तो उस दिन की वैल्यू है, समझो कॉस्ट, उसको तो लाइफ ओरिजिनल वाली पे डिवाइड कर सकते हैं 20 पे। मैं थोड़ा ही 8.5 उस दिन की वैल्यू हूं, मैं तो 1 जनवरी पे खड़ा हूं, तो मैं तो 20 पे डिप्रिशिएट नहीं हो सकता। ये तो गलत कर दोगे आप, जो आपने किया, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, एक बात ध्यान में रखें, यहां से क्या होगा, ये फिगर गलत आएगी, बस यहाँ पे नंबर कट गए उसके, ठीक है। उसके बाद आगे जो काम किया आपने, जो रिवैल्यूएशन की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू कंपैरिजन से, जो उनकी एंट्रीज की आपने नोट में, क्या सारे नंबर कट जाएंगे? ऐसा कतन नहीं होता, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मतलब अगर ये पूरी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की अगर जो है वो 7-8 नंबर लिए हुए थी, तो उसमें शायद 1-1.5 नंबर कट जाएगा, सिर्फ अगर यही गलती की है तो 2 नंबर कट जाएंगे, बाकी नंबर मिल जाएंगे। इसलिए परेशान नहीं होना। जो बच्चे 40 मिनट तकरीबन थे लगाकर उठे पूरी मेहनत करके, तो अल्लाह ने चाहा तो जरूर पास होंगे। गलतियां तो भाई होती रहती हैं, अगर इस तरह की गलती पे पूरे अगले नंबर भी कटने होते, भी आना बैठा होता आपके पास, ठीक है। जिन्होंने घंटा लगाया उनके नंबर कटेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सुने लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पे ही लिया, 240 ही है ना लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। नहीं, ये तो रीवैल्यूड अमाउंट है, कॉस्ट पे तो ये पड़ा हुआ है। बल्कि यूं लिखता हूं, ये कॉस्ट है और ये लेटेस्ट। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ये लेटेस्ट। बेटा वो उस दिन का नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा है कि 1 जनवरी 18 एज एट 1 जनवरी 18 ये 8.5 मिलियन है। बेटा कटे नहीं आते हैं, ये है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। इसको भी मैं 1 जनवरी 18 पर मान लेता, 0 लिखा होता। कैसे कह सकते हैं कि ये 1 जनवरी 18 पे, जब 36 की डेप्रिसिएशन आ रही है, तो वो ग्रॉस अमाउंट है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई। कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट रीवैल्यूएशन हो चुकी है, इसलिए वो कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है। 1 जनवरी 18 की ये रीवैल्यूड अमाउंट है, डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू आप 1 जनवरी 18 की 204 निकाल रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, मसला समझे पहले। मसला ये है कि 8.5 को 20 पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी बात आपके साथ मैंने कहीं ना कहीं की थी, वो मैंने आज रिवाइज की है। पिछली क्लास में तो सवाल छोटा सा नोट कर लिया था। मैंने आपको कहा था कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड करें। आंसर सेम आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। कितने बच्चों को ये बात याद है? चलें, बाकियों को याद करवाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल। जी, ऊपर वाली अभी बात ना पढ़ें और ये सवाल देखें। ये सवाल सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल है, ठीक है। और इसमें मैंने अज्यूम किया 1 जनवरी 18 को हमने एक 200 का एसेट खरीदा है और उसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होना है, तो फॉर्मूला हर साल रिपीट कर लो, यानी कॉस्ट को हर साल ओरिजिनल लाइफ पे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ, यानी कि 200/4 हर साल करते रहोगे, हर साल 50 की बराबर डेप्रिसिएशन आती रहेगी। यही स्ट्रेट लाइन मेथड है। और हमेशा ऐसे ही याद रखना है। ये जो टूल अब सिखाने लगा हूं, ये सिर्फ जरूरत के वक्त है, जरूरत के वक्त के लिए। वरना अगर आपने ये टूल हर वक्त लगाने की कोशिश की ना, तो शायद आप स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को मिक्सअप करने लग जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का ख्याल आते ही कहा करें कॉस्ट पर रेट लगेगा,
और रिड्यूसिंग बैलेंस का नाम आते ही आपके जहन में आप फौरन कहें बुक वैल्यू पे लगेगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में बुक वैल्यू को हम लिफ्ट ही नहीं कराते, पक्का पक्का पहले दिन से आपका जहन उधर पक्का लगाया हुआ, ठीक है ना, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो आपसे। ये बात समझ गए। लेकिन ये जो टूल है ये कभी कभी मजबूरी में यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही है, मैं पहले साल बुक वैल्यू कितनी है, यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू कितनी है, यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू कितनी है बेटा, यकम जनवरी 18 पर तो बुक वैल्यू भी 200 ही है ना। और लाइफ कितनी है रिमेनिंग, इस दिन तो 4 ही थी, इसी दिन तो खरीद कर लाए थे, तो ये तो बात सही है, ये तो ऐसे ही होना था। लेकिन अगले साल जाकर मैं 200 को 4 पे डिवाइड करने की बजाय बुक वैल्यू पकड़ लूं। ये मैंने बात की हुई है क्लास के अंदर, एक छोटी सी एग्जांपल भी करवाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सबको भी याद आ जाए, ओके, जिनको भूला हुआ। तो 150 बुक वैल्यू उठाई और इस दिन, जिस दिन की बुक वैल्यू है, इस दिन रिमेनिंग लाइफ निकाली, तो वो कितनी है, 3 साल। तो आपका आंसर फिर वही 50 है, ठीक है। अगले साल बुक वैल्यू कितनी हो गई, 100, और इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है, 2 साल डिवाइडेड बाय 2 करो, 50 है। फिर बुक वैल्यू कितनी है, 50, ये बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 रिमेनिंग लाइफ, तो 50 ही है। तो ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था जब मैंने आपको ये बात पहली बार करवाई थी और कहा था कहीं मुश्किल सवालों में जाके ये काम आएगी, लेकिन आप ऐसी बातों को लिफ्ट नहीं कराते, वो काम आ गई ना इस सवाल में, ठीक है। तो उसूल हमने क्या ड्रॉ किया था कि इन स्ट्रेट लाइन मेथड इफ वी डिवाइड ओरिजिनल कॉस्ट विद ओरिजिनल लाइफ और बुक वैल्यू विद रिमेनिंग लाइफ, डेप्रिसिएशन विल बी सेम, डेप्रिसिएशन विल बी सेम, ठीक है। चले जी, अच्छा ये याद आया थोड़ा सा, कितने बच्चों को अभी भी याद नहीं आएगा ऐसी बात की थी। अच्छा चलें, कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसको समझ नहीं आई है कि ये क्या हुआ, चलो फिर ठीक है। किसी को नहीं भी याद आया ना कि ये बात की थी, तो अब की ही इसीलिए है कि सबको ये बात दोबारा से, जिनको याद नहीं थी वो याद आ जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी आज से पहले वो इसको पढ़ लें, ठीक है। आप सब दोबारा एक ही फुटिंग पर आ गए जी। चलें अब आगे। अच्छा मसला क्या था, मसला था ये तो चलो आपको कॉस्ट मिल गई थी, आपने इसको डिवाइड बाय 20 कर दिया, आपने मौजें मार ली। लेकिन ये भाई साहब 8.5 ये उस दिन की का रिवेन सरप्लस नहीं है जिस दिन ये 240 की रिवैल्यूड अमाउंट एसेट अकाउंट में आई थी। बात समझे, एसेट पुराना चला आ रहा है। तो अब या तो मैं कॉस्ट को डिवाइड करूं 20 रुपए ओरिजिनल लाइफ से जो उस दिन रिमेनिंग निकाली हुई थी, या मुझे यकम जनवरी 18 की बुक वैल्यू तो अवेलेबल है ना, इस दिन की रिमेनिंग लाइफ, इस दिन रिमेनिंग लाइफ पता लग जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 204 को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दूंगा, तो भी आंसर वही आएगा। इसका ये होगा एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि 240 मेरे पास ओरिजिनल जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई थी उस दिन वाली रिवैल्यूड अमाउंट आ रही है कि मैं एसेट के मामले में 240 को 20 से डिवाइड करूं या एसेट के मामले में 204 को रिमेनिंग से डिवाइड करूं, आंसर सेम आएगा। लेकिन सरप्लस के मामले में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं 8.5 को डिवाइड बाय 20 कर दूं या 17 करूं। सरप्लस जो है ये यकम जनवरी 18 का है, पता नहीं 2-3-4 साल पहले जब आया था तो कम होते होते इतना हो चुका है। इस वैल्यू को तो रिमेनिंग लाइफ पर ही डिवाइड कर सकता हूं अगर मुझे ट्रांसफर की अमाउंट चाहिए तो। इसलिए मैंने आपको कहा था इस सवाल में मसला क्या है, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन इज मिसिंग, जिसको निकालने के लिए भी तरीका सिखाया था एक बार किसी सवाल के अंदर। मैंने आपको कहा था देखो बच्चों, आप डिस्पोजल स्ट्रेट लाइन मेथड वाला डिस्पोजल जब करते थे तो आप एक फॉर्मूला लिखा करते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो आप कहते थे जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ डिस्पोजल की निकालनी है ना, अगर आपने तो आप डेप्रिसिएशन 1 साल की निकाल लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, डिस्पोजल से समझा रहा हूं ये बात, और आप लाइफ पास्ड टिल डिस्पोजल से मल्टीप्लाई कर दो। याद आ रहा है, तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ जाती थी। आज डिस्पोज नहीं हो रहा एसेट, बल्कि आज मैं यकम जनवरी 18 तक की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालना चाह रहा हूं। तो ये काम भी हमने किया था, वो चिंटू ट्रांसलाइंस टेस्ट में आया था, ओपनिंग एक्यूमुलेशन मिसिंग थी, तो हमने कहा था इसको निकालने का तरीका क्या है, आप 1 साल की डेप्शन निकालो और जितनी लाइफ पास हो चुकी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं जरा फॉर्मूला पहले लिखता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन यकम जनवरी 18 अगर मुझे चाहिए तो मैं 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं लाइफ पास्ड टिल यकम जनवरी 18, तो मेरे पास एक्यूमुलेशन आ जाएगी। तो बोलो एज ऑन नहीं समझ आ रहा तो टिल लिखो, इधर भी टिल 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 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल यकम जनवरी 18 निकालनी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और लाइफ टिल यकम जनवरी 18 मल्टीप्लाई करो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन आज मसला ये नहीं था कि एक्यूमुलेशन मिसिंग थी और ये दोनों गिवन थे, आज मसला थोड़ा सा डिफरेंट था। आज मसला ये था कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 18 की गिवन थी, ये मिसिंग था। तो कोई मसला नहीं है, ये तो 1 मिनट का काम है। चेक करो, अभी जरा चेक करो, अब
चेक कर लो, चेक कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल यकम जनवरी 18 है 36 रुपए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल का निकालना है तो ये 20 साल की लाइफ निकली पड़ी है और ये 240 है। अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था 240 बटा 20, 240 बटा 20 12 रुपए 1 साल की डेप्रिसिएशन है इनटू लाइफ पास्ट हमारे पास नहीं है, वो तो हमें चाहिए। अब ये आ गया 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो लाइफ पास्ट कितनी आ जाएगी? लाइफ पास्ट 3 ईयर्स है। लेकिन हमें 3 ईयर्स से कुछ लेना देना नहीं था, हमें तो चाहिए रिमेनिंग लाइफ। तो एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने कहा लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन जो टोटल लाइफ हमने कही थी रिमेनिंग है वो 20 है, उसमें से 3 गुजर चुके तो 17 साल। ये थी फनकारी इसमें। कितने बच्चों ने वैसे ये कर लिया था? वो अच्छा जी, एक मिनट भाई, आवाज सही आ रही है आमिर? अच्छा जी बेटा, खामोश हो जाएं, फीमेल स्टूडेंट्स भी खामोश हो जाएं, अजीब बात है। जी बेटा आप बोलें क्वेश्चन। बेटा यही मैंने अर्ज किया कि अगर आप इसको अज्यूम करते हैं कि ये यकम जनवरी 18 की रीवैल्यूड अमाउंट है, इसी दिन ये एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो फिर ये कहां से आ गया? ये तो मसला है। अगर आप अज्यूम करें कि ये इस दिन रीवैल्यू हुआ है, इस दिन की ये रीवैल्यूड अमाउंट है और इस दिन का ये सारे का सारा सरप्लस है और इस दिन की रिमेनिंग लाइफ 20 है, मौजें तो लग गई, इस 36 का क्या करोगे फिर? अगर इस दिन ये एसेट रीवैल्यू है तो फिर यहां पे 36 नहीं होना चाहिए था, फिर ये 0 होना चाहिए था, ये ट्रांसफर हो गया होता। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं था, जैसा बताया वैसा था। जी यस, हाँ जी 20 के हिसाब से करेंगे, लेकिन 8.5 नहीं है ना, वो दरअसल 8.5 को डिवाइड बाय 17 करो ना 0.5 आता है। यानी दरअसल जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट 240 आई थी उस दिन सरप्लस 10 आया होगा, फिर 12 माइनस होके बुक वैल्यू 204 पे बिल्डिंग ही पहुंच गई है, 0.5 माइनस होके रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 8.5 पड़ा हुआ। असल कहानी है जी 20 ही लाइफ है, पर अब मजबूरन मैं 17 ले रहा हूं। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कहां गया? वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने लगा हूं ना। देखो 240 को मैं ओरिजिनल 20 पे डिवाइड करूं या 204 को 17 पे, यहां तो ऑप्शन है, ठीक है, पर मसला ये 8.5 के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। 8.5 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं 20 से, जबकि 8.5 ओरिजिनल वाला सरप्लस है ही नहीं जो हुआ था। इसके लिए मुझे रिमेनिंग ही चाहिए, इसलिए इतनी एक्सरसाइज की यार। छाड़ दो, माफ कर दो। अच्छा अब इधर देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि यहां पर सिर्फ 17 लिख लो, ठीक है। इससे मैं कहता हूं आप जरा परेशान ना हो जाएं, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं अब 17 अगर इस 8.5 के लिए यूज कर रहे हो ना, तो मेरा मशवरा दोनों तरफ यही कर लो। क्या मतलब? एसेट के लिए 204 बटा 17 कर लो और सरप्लस के लिए 8.5 बटा 17 कर लो। वैसे तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी ने करना हो तो ऐसे कर ले, ठीक है। बट मैं ये चाहूंगा जरा एक जैसा, जरा कंसिस्टेंसी रहे कि हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करने की बजाय हमने इस दिन वाली बुक वैल्यूज को इस दिन की रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर लिया। अब देखो 204 बटा 17 तो वही आना है 12, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ठीक है। ये क्या आ गया? ये 0.5 आ गया। बुक वैल्यू बता दें 1, 192 और 8.0, ठीक है जी। बस इतनी सी बात ही थी सवाल के अंदर। अब इस दिन इसको कर लेते हैं रीवैल्यू। तो 31 दिसंबर 18 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 170। ओहो यही कसर रह गई थी। 14 का बेटा लॉस आया है, सरप्लस रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, कोई नहीं, सदमे से निकल आओ, खैर है, कुछ नहीं होता। अब इस लॉस ने पहले खाया इस सरप्लस को और 6 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब इधर देखो, फिर ना डेप्रीशिएट करने बैठ जाना, मैं बाद में ये डबल लाइन रिमूव कर दूंगा जब मैं इंपेयरमेंट टेस्ट की तरफ आऊंगा। फिलहाल उसको छोड़ो, फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना। क्या मतलब? डेप्रीशिएट हो चुका, अब फिर रीवैल्यू करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। ये रैंड रीवैल्यूएशन है ना। अब सवाल बहुत सिंपल था, ओपनिंग 240 एसेट अकाउंट में और ओपनिंग 36 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपके नोट में, ठीक है ना। फिर ये 12 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये ऐड होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और हमारा एसेट पहुंच जाएगा 31 दिसंबर 18 पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 जमा 12 48 इकट्ठी हो चुकी होगी।
अब इस 48 को 31/18 पे आपने ट्रांसफर करना था, अक्यूमुलेटेड डेबिट, एसेट क्रेडिट, और फिर दूसरी एंट्री होनी थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो आपके पीपी के नोट में 14 माइनस नजर आ जाना था। दूसरी तरफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होना था निल। ये मैं कह रहा था अगर रीवैल्यूएशन जिस दिन होती है उस दिन तो डेप्रिसिएशन 0 हो जाती है, तो 36 कैसे आ रहा होगा? बात समझ गए? ठीक है ना, बन गया नोट? बोलो। अच्छा, अब सब नोट्स की बात भी कर लें। लास्ट जैसे बात परफॉर्म बाय प्रेसाइज फलां ऑन 31 नंबर, ठीक है। अगली बात, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन एसेट वुड हैव शोन कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है, कॉस्ट सवाल में गिवन ही नहीं। 260 तो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट है ना, 260 40 जो भी है 240, कॉस्ट तो सवाल में गिवन ही नहीं है, इसलिए ये वाला सब नोट आपका नहीं बन सकता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप सुने, जिसने बना दिया 240 को लेके कोई गल नहीं जी, खैर है, ठीक है, कोई मसला नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं बन नहीं सकता था। अब समझ आ रही है बन नहीं सकता था, तो समझ आ जाए, खैर है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मूवमेंट इन, अच्छा ये बोल क्यों रहे होते हैं आप लोग साथ साथ, मुझे समझ नहीं आती। हाइब्रिड में बच्चे बोल तो नहीं रहे हैं? हाइब्रिड में कौन बैठा हुआ आज? कोई भी नहीं बैठा हुआ जी। ओके, हाइब्रिड से आ जाना, इधर जरूरत पड़ी तो हाइब्रिड में चले जाओ ना, इधर आ जाना तो जरूरत पड़ी। अच्छा जी सुने, अब मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें चाहिए। ठीक है, ओपनिंग सरप्लस कितना था? अभी तो खप के आए 8.5। अरोज ड्यूरिंग द ईयर कोई नहीं है, बल्कि उल्टा एडजस्टेड है। तो पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं 0.5, बच गया 8, उसको अरोज स्लैश ट्रांसफर्ड, याद है लिखा करते थे अरोज स्लैश ट्रांसफर्ड। अरोज होता था पॉजिटिव, एडजस्टेड या हाँ सॉरी एडजस्टेड, अरोज स्लैश एडजस्टेड, तो वो एडजस्टेड में माइनस हो जाना था 8 और 0 हो जाना था सरप्लस में, जैसा वर्किंग के अंदर नजर आ रहा था। ठीक है, 8.5 ओपनिंग था, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स 0.5 और अरोज नहीं हुआ, एडजस्ट हो गया, लॉस आया और खा गया उसको, और कितना रह गया? 0। ठीक है, ये भी बनाना था, ये बना लिया था। अच्छा अब किसी ने यहां पे जी सर वो 0.5 सही नहीं निकला, तो भाई उसकी गलती के नंबर वहां कट चुके हैं। यहां पे जिसने ये सब नोट बनाया, इसका अगर 1 नंबर था तो ये पूरा 1 नंबर मिलेगा उसको, जिसने ये दिखाया कि ओपनिंग, ट्रांसफर, एडजस्टेड और क्लोजिंग है। जो गलती जहां होगी भाई वहां होगी ना, उसके नंबर कट चुके हैं उसको। ठीक है, ओके, तो पास फिर भी हो जाता है बंदा, हिम्मत सिर्फ करने की जरूरत होती है। जो जैसे यहाँ पे आगे कहते हैं ना, हाँ समझ नहीं आई थी सर, हम तो ऐसे ही उठ के आ गए बैठे रहे, बच्चे में भी ऐसी बात निकल गई, यहाँ हंसी निकलती है वहां हादसा निकलता है। पानी पिलाएगा भाई? अच्छा जी, अब बिल्डिंग इज ओवर, अब चलते हैं प्लांट की तरफ। हाँ वैल्यू इन यूज वाली बात कर लें। हाँ भाई वैल्यू इन यूज दे दी। पिछली क्लास में एक बच्चा पूछने लगा, बेटा मैंने अब आपको ना क्लास से निकाल देना है, ये लास्ट फीमेल रो जो है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, लास्ट वार्निंग है जी। एक बच्चा पिछली क्लास में पूछने लगा, मैं इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने लगा ना, तो कहने लगा सर यहाँ पे कहीं इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट तो गिवन नहीं है, आप क्यों इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं? तो मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक बार बताया था क्लास में कि अगर रिकवरेबल अमाउंट वगैरह दे दे तो बड़ा मुश्किल काम होता है, आप इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लिया करो। और सिर्फ वैल्यू इन यूज देने का मतलब फिर फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल अवेलेबल नहीं है, तो यही रिकवरेबल अमाउंट है ना, बात समझ रहे हो? अच्छा अब आपके लिए ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट स्टैंडर्ड वाला नहीं है, मैं आपके लिए, अगर आपके सवालों के अंदर इस तरह से रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो आपके लिए ये इंडिकेटर है कि आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लिया करना। ठीक है, ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट IAS 36 वाला नहीं है, ये आपके पेपर के लिए मैं कह रहा हूं। अगर आपके सवालों के अंदर रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो बस ये आपके लिए इंडिकेटर है कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारना है। ठीक है, अब क्या कहता है जी 31/18 पे क्या हुआ? वैल्यू इन यूज 186 नजर आ रही है। ठीक है, आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि आपने कुछ भी नहीं करना होता, इधर बस एक लाइन दोबारा खाली छोड़नी होती है, और अगर एसेट इंपेयर हो रहा है, जरा ध्यान से जबानी देखना पड़ता है ना, अगर इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करना तो जरा जबानी देखना पड़ता है। अगर एसेट इंपेयर हो रहा होता है तो रिवाइज बुक वैल्यू लिख देते हैं, नहीं तो पुराने वाली लिख देते हैं। ठीक है तो हमने ये बात भी सीखी हुई है, सारी सीखी हुई बातें टेस्ट हुई थी, मैंने कहा भूल तो नहीं कि जरा चेक करो, भूल गए थे जी। 31/18 एक लाइन खाली छोड़ी और यहां पर लिखा करते थे बुक वैल्यू, और मैं कहता था कि यहां पे जबानी जरा देख लो पहले सवाल से जाके कि ये बुक वैल्यू इस अमाउंट से, सॉरी वो जो रिकवरेबल अमाउंट है वो इस अमाउंट से कम तो नहीं है। अगर कम है तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट कम है, एसेट की बुक वैल्यू इंपेयरमेंट है, तो यहां पे रिवाइज्ड लिख के बुक वैल्यू लिख देना। याद आया कुछ? अब हम आज वाले सवाल में जाकर देखते हैं तो 178 एसेट की बुक वैल्यू आ रही है और
186 रिकवरेबल अमाउंट, तो हम कहते हैं ओहो सुकून है, सुकून है, हमारा एसेट बुक वैल्यू से ज्यादा रिकवर करेगा, तो इसलिए बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हुई, यानी वही बुक वैल्यू है। अब अगर बुक वैल्यू वही है तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन हमने टेस्ट लगा लिया। ये अब दोबारा बता देता हूं, 178 पे हमारा एसेट पड़ा है, किसने दोबारा पूछा जी, 178 पे हमारा एसेट पड़ा है इस वक्त, लेकिन इस दिन रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 186। अब मुझे बताओ, अगर रिकवरेबल अमाउंट 186 है तो हमारी बुक वैल्यू से ज्यादा है ना, ये तो गेन दे रहा है फ्यूचर में, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे या छोड़ देंगे? इंपेयरमेंट लॉस नहीं है तो बस नहीं है, इंपेयरमेंट गेन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 178 वाला एसेट 178 पे ही पड़ा रहेगा, इसको 186 पे लेकर जाने की इजाजत, बढ़ाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर यही सिचुएशन ऐसी होती, सवाल में लिखा होता कि जी ये 175 पे चला गया, रिकवरेबल अमाउंट 175, तो हम कहते ओहो बुक वैल्यू क्या हो गई, रिवाइज, यहां 175 लिखते और 3 का इंपेयरमेंट लॉस आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो जिससे ये रह गया सवाल के अंदर, उसकी मौज लगी, वैसे ही कुछ नहीं करना था। चलें जी, ये होगी हमारी वर्किंग 1, इसको 1.1 कर लें, नहीं कोई जरूरी नहीं यार, चल माफ कर दूंगा तुझे यार, ये 17 1.1 17 ईयर्स निकालने के लिए हमने 1.1 कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ओके, प्लांट की तरफ आए, जल्दी करें, बस 5-7 मिनट में प्लांट मैंने डिस्कस करना है, उसके बाद इक्विपमेंट की सिर्फ एंट्री लिखनी है। ओके, टाइम इसी पे लगना था। अच्छा जी, प्लांट ऑन यकम जनवरी 18 ML कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। भाई इस दिन क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 18। ये क्या हो गया जी, वर्क कंप्लीट हो गया। हाउएवर द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 टू 31 अगस्त, यानी कि 0.5 मंथ या 15 दिन, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। ये नॉन रूटीन स्टॉपेज है, इसलिए इसको कंसिडर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 660 इनकर्ड ऑन द प्लांट वाज पेड एज अंडर, फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी को, सही है। उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी आ गई, द प्लांट वाज फाइनेंस टू अ बैंक लोन ऑफ 500 ऑब्टेन्ड ऑन यकम मार्च। ठीक है, द लोन कैरीज मार्क ऑफ 18% पर एनम। अगली बात बाद में पढ़ते हैं, जरा मैं इधर से ना कमेंसमेंट सीजेशन निकाल लूं। अभी तो देखो भाई, कमेंसमेंट पर्चे में कैसे हमने शॉर्टकट्स ही यूज करना है, जबानी भी हो सकता है, लेकिन जरा फिर भी 1-2 लफ्ज तो लिख लें। हम लेटर ऑफ लेते हैं, लोन रिसीव्ड यकम मार्च है, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी है, फर्स्ट पेमेंट यकम फरवरी है, तो हमारा कमेंसमेंट क्या होगा, यकम मार्च लिख लो बस। ठीक है ना, वो लेटर ऑफ वो याद कराने के लिए था, हो गया ना याद, बस अब लिखो कमेंसमेंट यकम मार्च को करेंगे, और सीजेशन 31 अक्टूबर को। लो, स्पेसिफिक लोन के लिए आपका रूल बन गया, आपने यकम मार्च से 31 अक्टूबर तक कैपिटलाइज करना है। बोलो ये सही है, लेटर ऑफ यही बनता है ना, तो वही लेटर लिख लो। अब इतना काम करने में तो टाइम नहीं लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एक्सपेडाइट करें ना चीजों को। वो याद करने के लिए सारी अंग्रेजियां लिखते थे, स्टैंडर्ड का रूल, वो याद करने के दिनों मैंने कहा था लिखते रहो, एंड पे जाके शॉर्ट कर लेंगे, बस इतना सा काम। तीनों डेट जबानी देखो, जो लेटर है वही लिख लो, कमेंसमेंट है, और सीजेशन देखो, सीजेशन लिख दो। दरमियाना अरसा कितने मंथ्स बन रहे हैं देखें, 8 महीने भी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 मंथ्स। ये है आपका कैपिटलाइजेशन का पीरियड। पर एक्चुअली ना 8 के दरमियान में ही ये अगस्त भी आ रहा है ना, तो यानी कि आप यूं कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड तो फिर 7.5 महीने होगा ना। मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन पीरियड 8 महीने है या 7.5 महीने है? क्योंकि 8 महीने का कैपिटलाइज करना था, लेकिन 15 दिन की तो बीच में नॉन रूटीन सस्पेंशन आ गई ना, इसलिए 7.5 महीने लेंगे। ओके, कैपिटलाइजेशन पीरियड 7.5। अच्छा, अब लो भाई वर्किंग 2 करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट के लिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट ही निकालनी है ना भाई। कॉस्ट ऑफ प्लांट में क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सारी गिवन है जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, 140 जमा 214 जमा 146 जमा 160, टोटल 660। ठीक है जी, उसके बाद और ना कोई कंसल्टेंट फी थी, ना कोई परमिट फी थी, वो याद करने के दिनों में लिखा करते थे, यहां में सारा लिख के डैशे लगाते रहना। अब तो जो काम है वो करेंगे। अब बोरिंग कॉस्ट यहां पर ब्रैकेट में भी निकल सकती थी, लेकिन मैं जरा फॉर्मेट आपके साथ फटाफट रिवाइज करता हूं।
ठीक है, यहां पर हम इसको ऐड करेंगे और हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो हमने प्लांट वाले कॉलम में एडिशन के तौर पे शो कर देनी है। ठीक है, लेकिन सब नोट के अंदर लिखना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट इतनी कैपिटलाइज हुई प्लांट में। ठीक है, अच्छा 2.1 हम वो जो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाला करते थे उसके अंदर क्या कुछ होता था जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, इसलिए मैं लिख भी रहा, पर्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, ये तो बिल्कुल है, और ये स्पेसिफिकली लोन लिया ना, तो स्पेसिफिक लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट है, एक्सपेंस निकालना है। अब कितना है जी लोन? 500 मिलियन। कितना है जी? 500 मिलियन इंटू इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर कितना है? 18% इंटू, वैसे तो था 8/12, लेकिन 15 दिन नहीं है तो -0.5, तो इसको 7.5 जिसने डायरेक्ट लिख लिया वो भी ठीक है, क्योंकि एक ही है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था कि मैं मंथ लिखूं कोई उसमें से निकालूं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा 56, ये 7.5 जिसने लिख लिया डायरेक्ट वो भी बिल्कुल ठीक है, जिसने ऐसे लिखा वो भी बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जब 7.5 आपने लिखना है तो डिजाइनर को बता देना आपने कि बनते 8 थे, मैंने देखो 7.5 लिए हैं, 15 दिन निकाल दिए, ये ऐसे लिख दो, ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, कितना बताया? 25। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से करते होते हैं हम लेस। अच्छा, अब यहां पे बड़े मजे की बात थी, उसके लिए रिसीट पेमेंट तब बनाते थे, देखो भाई 12, 14, 15 नंबर वाले सवाल भी हम करते आए हैं। अब अगर पीपीई के नोट के अंदर वो सारी चीजें वो भी करवानी पड़े उसको, तो फिर पीपीई का नोट तो पीछे रह गया, फिर क्या 25 नंबर का 30 नंबर का सवाल दे? बात समझ रहे हो? तो चीजें कुछ ना कुछ आपके लिए आसान करके दी हैं उसने, मिक्स तो सारा कुछ हो गया, लेकिन इतना भी मिक्स नहीं हो गया था, सारा कुछ नहीं करना पड़ा, कॉन्सेप्ट सारा अप्लाई हुआ। ठीक है, आगे कहता है, क्या कहता है जी? द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फॉर लोन वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन, उन्हें इन्वेस्टमेंट इनकम ही निकाल कर दे दी, अर्नड 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन, ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। उसने कहा कोई बट्टे शट्टे नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है ना उसकी इनकम मैं आपको बता रहा हूं। मतलब पता है क्या है? मतलब ये कि पूरा 17 है। अब मैंने पिछली क्लास में वैसे ये बात कर दी बच्चों से, ठीक है, कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं ये ना 8 महीनों का होगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 8 करके मल्टीप्लाई बाय 7.5 कर दें, वो बच्चा भी सही है। लेकिन ज्यादा लॉजिकल बच्चा, मैंने पिछली क्लास में कह दिया, टीए से भी कहा है कि दोनों ही सही होंगे, दोनों को नंबर पूरे मिलने चाहिए। जिसने ये कहा, हालांकि सवाल में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट इनकम है ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड, कैपिटलाइजेशन वाले अरसे की ये है, और कैपिटलाइजेशन वाला अरसा 8 महीने नहीं है, 7.5 महीने है ना, तो वो फिर उसने करके दिया हुआ था ये काम। लेकिन अगर कोई बच्चा ये अज्यूम नहीं करता और ये अज्यूम करता नहीं जी नहीं ये तो 8 महीनों की इनकम है, 7.5 की करनी है, तो 17/8 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 7.5 करोगे तो आंसर निकल आएगा, वो भी ठीक है। मेरी तरफ से दोनों ही सही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम निकली हुई थी, अच्छी बात ये थी। ठीक है, 39 पॉइंट, अच्छा यार वो ऊपर लिख ही लेते वैसे, चलो ऐसे लिखा देते हैं 39.25, जरा वो फॉर्मेट जो मैंने पहले बनाया वही वाला उठा के ले आते हैं, ठीक है ना। और जनरल लोन है कोई नहीं, बात समझ गए हो? तो ये यहां से उठा लेता हूं मैं, यहां पे की थी ना मैंने वर्किंग अभी, ये ठीक है, ये उठा लेते हैं, उठा ले जाते हैं, टेंशन ना लो। जनरल लोन क्यों नहीं है यार? अच्छी बात नहीं है वैसे यार, जनरल लोन नहीं है तो अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो ये बात सुनो मेरी, जरा मैं 1 मिनट इसको कॉपी पेस्ट कर लूं एक दफा, मैं आना फिर ठहर जा, फिर नसी ना जाना नहीं। अच्छा अब इधर देखो मेरी बात सुनो, भाई साहब का सवाल ये है कि अगर जनरल लोन का जिक्र ना भी करे तो भी आप सूद लें और सूद दें, भाई मुनासिब नहीं है। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं बगैर लोन लिए। किधर गया भाई सवाल वाला? हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं बिल्डिंग्स बगैर लोन लिए और सूद दिए, तो क्या उनकी बिल्डिंग्स बनती ही नहीं है? उन पे बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता होगा ना। बात समझे? आपने 1 रुपया कहीं से लोन नहीं लिया, बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग तो डेबिट होनी है, कैश क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ऐसे ही आपने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी यकम किस दिन? प्लांट बिल्डिंग प्लांट है, चलो कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया जी? 1 जनवरी को। आप कह रहे हैं 1 जनवरी को प्लांट शुरू किया, तो जो पैसे लगे थे वो कहां से आए? भाई सवाल कहता जनरल लोन है तो उसमें से निकाल लेते, सवाल चुप है तो मतलब अपने दराज में पड़ा था कैश, यार निकाल के लगाते रहे, कोई मसला नहीं है, उस अरसे का तो इंटरेस्ट लेना ही नहीं था ही नहीं। अच्छा यही चीज तो हमने कवर किया ये कमेंसमेंट डाल के, हमने यहां पे डेट ही क्या लिखी? 1 मार्च, इससे पहले कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होने दिया हमने, था भी नहीं। ठीक है ना, बात समझ गया ना। तो सारे उसूल जो बनाए हैं ना कहीं जाके कमेंट करते हैं, वो चीजों को पूरा कर देते हैं। ओके, तो भाई बिल्डिंग बगैर इंटरेस्ट बगैर लोन लिया और इंटरेस्ट पे किए बन सकती है, उसमें वारी कॉस्ट 1 रुपया नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो भाई स्पेसिफिक लोन जिस दिन आया उस दिन से इंटरेस्ट ऐड करना है, और उससे पहले वाले खर्चे वो आप अपनी कैश दराज से करते रहे होंगे, तो भाई समझे हो? हाँ चल,
अच्छा जी, ये बोरिंग कॉस्ट निकल आई जी, ऐसे ही है। ये 39.25 आपने यहां पे जाकर ऐड कर दिया, जा रहा है जनाब यार भाई कंप्यूटर, 39.25 और टोटल कितना हो गया 699.25। अब ये ना आपके प्लांट के कॉलम के अंदर नजर आना था। प्लांट के कॉलम में ओपनिंग 0 है क्योंकि इससे पहले प्लांट था ही नहीं, देख लो ओपनिंग पे कोई नहीं नजर आ रहा। एडिशन में आना था 699.25, ठीक है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो हाई कॉस्ट मॉडल पे यही क्लोजिंग बन गया। फिर डेप्रिसिएशन की मामला आना था तो ओपनिंग 0 था और ये 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, तो फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट में आनी थी, क्लोजिंग में से क्लोजिंग एक्यूमुलेशन कॉस्ट में से ये माइनस कर देनी थी और बुक वैल्यू आ जानी थी, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको एक अंग्रेजी का सब नोट लिखना था जो मैं आपको समझा के आया हूं अभी ग्रेनाइट में, क्या बोरिंग कॉस्ट ऑफ 39.25 इज कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट एट द रेट ऑफ कितना था 18%। लिख दो, सही है ना लिखो तब भी ठीक है, इतना भी काफी है कि आपने इंटरेस्ट बता दी, बोरिंग कॉस्ट बता दी है कि वो कैपिटलाइज हुई है एसेट कॉस्ट में, ठीक है, तो समझे हो। तो ये आपने इस तरह से करके लिख देना था, यहां मैंने लिखा हुआ है ये आपके वो नोट्स चल रहे थे थोड़ी देर पहले मैंने ये बनवाया था, उसके नीचे ऐसे 8.4 आ जाना था आपका बोरिंग कॉस्ट ऑफ ₹39.25 हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सही है। लो जी, प्लांट खत्म हुआ, कितना आसान सवाल था, है ना। अच्छा जी, अब एंड पे एक ही तस्वीर ले लेना सारी, चलो ठीक है जी। ये एक जुमला है जो आप खुद नहीं लिखने का कॉन्फिडेंस ला पा रहे अपने अंदर, मैं परेशान हूं इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा। पास का दो फोटो खींचनी है, मैंने नया काम कराना है, सर नान ने भी छाती मार लेनी है थोड़ी देर में, टेंशन ही बड़ी होती है इस क्लास के अंदर मुझे। बस ठीक है, आगे फोटो तो आ गया। ले भाई, ये सवाल मैं लंबा चौड़ा को नहीं कर रहा भाई साहब, ये है एक्सचेंज देखो, एक्सचेंज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने की डेबिट हुआ करती है, और इक्विपमेंट है, ऐसे का नाम इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट होगा न्यू की कॉस्ट से, और इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट होगा ओल्ड की कॉस्ट से, और कैश मैंने देख लिया था पिछली क्लास में पे हो रहा है, पढ़ो आप। ऑन यकम सितंबर 18 अ न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन, ये तो लिखो ना फटाफट 70, ठीक है, ये इसको उड़ाना दे, यहां से जगह खाली हो जाएगी, इस सारे को ऐसे जगह एडजस्टमेंट 5 और 6 की जगह। अच्छा जी, कितना कैश पे किया 70, ठीक है, जो मिलता जाए लिखते जाओ। एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू सच सप्लायर द फेयर वैल्यूज ऑफ ओल्ड एंड न्यू। कॉन्सेप्ट आ गया, 3 सिनेरियोज वाला आ गया कॉन्सेप्ट। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन होगी तो हमने पुराने की फेयर वैल्यू को पकड़ लेना है, नए वाली को इग्नोर करना है। पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव, तो 70 मिलियन पे किया, 21 मिलियन पुराने की फेयर वैल्यू, तो नवा हमें पड़ा कितने में, एक मिनट, 21 प्लस 70 कितना, ठहरो, मैंने आगे नहीं ना पढ़ा इसलिए मुझे जितना पढ़ा उतना तो लिखने दो मुझे। अगली लाइन आप लोगों ने पढ़ लिया, पर्चे मैंने नहीं ना पढ़ी। ये कितना बना जी 91 फिलहाल तक। अच्छा, यहां तक को मसला। अच्छा, द फेयर वैल्यू अच्छा हो गया जी। द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन, 40 मिलियन लिखो, ठीक है, ये तो आप इंशाल्लाह निकाल ही लोगे। ओके, वो डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। उसके बाद कहता है ओ कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 5, तो कोई मसला नहीं जी, इस 21 जमा 70 के अंदर 5 भी ऐड कर दो, एसडी कॉस्ट में ऐड ही होना था ना इंस्टॉलेशन में भी, ये भूल गए, इसकी आवाज आई, ये भूल गए, ठीक है जी। ओके, तो ये आपका एक बस एक्यूमुलेशन की वर्किंग आपने करनी है, गेन या लॉस आपका निकल आएगा इसमें। अब आप कहोगे जी उस 5 मिलियन के कैश की बात करें, यार छोड़ो यार, आप मुझे ये बताओ, आपको एसेट अकाउंट में इक्विपमेंट के कॉलम में इस 96 को एडिशन में दिखाना है, इस 40 को डिस्पोजल में दिखाना है, ठीक है। ओहो, नहीं आ गया, नहीं 40 फिर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं जी। आपके नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 फिगर्स ही रेलेवेंट है, ऐसे ही है ना, ठीक है, तो वो आपने लिख लेनी थी। प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए थोड़ा सा क्या करना था, वही डिटेल वाली वर्किंग, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकलनी थी, ये यहां से
190 माइनस 60, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आनी थी। इसमें से जो आपने डिस्पोजल की वर्किंग करनी थी वो ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करनी थी, डेप्शन रेट लगाना था। फिर ये जो 96 वाला आया है, इसको यकम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने डेप्शन करना था। और जो पुराना 40 है जिसकी बुक वैल्यू पड़ी हुई ओपनिंग, उसको सिर्फ 8 महीने डेप्शन करके रोकना था, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हाँ, खत्म। ठीक है, इसमें और क्या था, इतना आसान सवाल था। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट्स तो मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ हेल्पफुल होगा, इस तरह से ये नजर भी आ सकता है बच्चों को, तो ये एक तस्वीर बना लें। पता नहीं ये नजर आएगा या नहीं आएगा। अच्छा जी, चलें अब एक नया काम करते हैं। इस सवाल को आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, कर सकते हैं आप। मेरे ख्याल में सवाल का तो जूस निकल ही आया, सिर्फ नोट में ही चीजें डालनी है। ठीक है ना, और सही है। चलें, पता नहीं तस्वीरें खींची नहीं जा रही हैं, घंटा हो गया मोबाइल लेके बैठे हैं। वीडियो तो नहीं बना रहे यहाँ पे भाई, बना ले, जल्दी कर ले यार। ड्रामा कर रहा है तो बता दे यार, मुझे तंग कर रहा है अल्लाह के बंदे। रिक्शा चलाना है तूने, उस्ताद को सताना है तो। अच्छा जी, अब बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ अगले 10 मिनट आपके चाहिए मुझे, जस्ट 10 मिनट। ठीक है, ओनली 10 मिनट्स। देखें जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना जी एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेस बिलिंग का। वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जरा मैं सवाल पे पहुंच लूं पहले, फिर मिसाल समझाऊंगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर आया, हमने कहा यार हमने ना ये प्लाजा बनवाना है 10 मंजिला। उसने कहा ठीक है, 100 रुपए लगेंगे। अब इसको 100 मिलियन कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। लेकिन आपको पता है, बड़ी ये अहम बात है भाई, प्रोग्रेस बिलिंग बिल्कुल नया नकोर कॉन्सेप्ट है, और इसको नहीं समझेंगे तो पास से आज होमवर्क में देना है, उसने आपको उठा के पटकना है नीचे। इसलिए पूरे ध्यान से, सिर्फ 10 मिनट पूरी टेंशन के साथ, और कोई मुझे बोलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आए, प्लीज मेरी मिन्नत समझ लें। आप इस मौके पर मैं निकालना भी नहीं चाहूंगा क्लास से, ऐसे ही गुस्सा चढ़े और मैं निकाल दूं क्लास में, फिर वो भी नहीं कर सकूंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिए। तो बिल्कुल खामोशी से बैठे सब। अच्छा, अब जब ये प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, आप कोई भी ठेका जब देते हैं किसी को, ठेकेदार को, तो सबसे पहले वो कहता है अच्छा भाईजान थोड़ा सा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एडवांस देना, काम शुरू करें। ये तरतीब होती है, थोड़ा एडवांस देना, काम शुरू। जाहिर है उसने जेब से थोड़ी लगाने, कहता है साथ साथ मैं लगाता रहूंगा, साथ साथ आप आते रहेंगे। यही होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो मिसाल के तौर पे, और वो उसको मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कहेगा चलो जी आप फटाफट को मटेरियल लेकर आए, कोई लेबर को इकट्ठा करें, कोई जो है वो ओवरहेड्स, कोई मशीनरी चाहिए, कोई काम शुरू करना है, तो वो चीजें इकट्ठी करने के लिए उसे अप फ्रंट कुछ पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि 10% मुझे एडवांस दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, ये पकड़ो 10 मिलियन। उसने कहा और ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये मैं बराबर 4 स्टेजेस के ऊपर बांट रहा हूं। ठीक है, 2-2 किस्तें, 2-2 कह रहा हूं, 2.5 मंजिल पूरी होती जाएगी। चलो जो भी है, बराबर 4 स्टेजेस है, मैं 5 नहीं करना चाह रहा, 5 पेमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो 4 बराबर स्टेजेस में मैं आपको ये कंप्लीट करके दूंगा, और हर स्टेज के एंड पे मैं एक बिल जनरेट करूंगा 25 मिलियन का। ठीक है। तो पहला बिल वो लेकर आया 25 का, बिल 1 लिख देता हूं मैं, इसको प्रोग्रेस बिल भी कहते हैं। ठीक है, ये आ गया 25 का। फिर बिल 2 आया, ये भी 25 का। फिर बिल 3 आया, ये भी 25 का। फिर बिल 4 आया, और ये भी 25 का। और अगर हमने ये सारे के सारे बिल्स उसको पे कर दिए, तो मुझे बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। हम 100 वाली चीज की 110 पे कर रहे होंगे। तो हम ऐसा नहीं करते कि हम एडवांस भी दें, और फिर जो वो बिल भेजे प्रोग्रेस बिल, वो भी पूरे का पूरा पे कर रहे हों। इसमें अब 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि जैसे ही पहला बिल आए, हम कहें एडवांस एडजस्ट करते हैं भाई, एडवांस एडजस्ट करते हैं भाई 10 रुपए। तो वो कहेगा यार फिर 5 देन दी, ये 10 देन दी लोड करी थी, पहले बिल से सारे कटने, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है ना। तो कहते हैं यार ऐसे ना करो, अब सारा एडवांस ही पहले बिल में से आप मुझे सिर्फ 15 दो, यार काम आगे भी तो चलाना है। आप ऐसा करो, ये 10 मिलियन का जो एडवांस है ना, इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करके इसको जो एडजस्ट कर दें। हमने कहा कैसे? उसने कहा यार हर बिल का आप 10% काट लिया करें। ठीक है,
10 टोटल का 10 था ना, टोटल का 10% एडवांस था, तो हर बिल मिलकर टोटल ही बनता है ना, तो हर बिल का 10% काटो तो वो टोटल हो जाएगा। हमने कहा हाँ यार बात तो तूने सही की है, हम 10% की एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हमने कहा 2.5, वो 25 का बिल आया, हमने कहा 2.5 इधर पकड़ा दे, ठीक है 2.5 नहीं मिलेगा तुझे। 2.5 क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वो एडवांस दिया तो एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। अब 110 का बिल आएगा तो 10 रुपए हम उसमें से माइनस करके 100 ही पे करेंगे अल्टीमेटली, ठीक है ना। पेमेंट हम उसको करेंगे हर बिल की 22.5, ओके, और सही है ना, ये समझ आया। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज होती है, उसे कहते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा होना है तो हम कहते हैं ठेकेदार से कि यार देखो आप बिल्डिंग कंप्लीट करो और सुर्खी पाउडर लगा के बिल्डिंग को लाश-पाश करके निकल जाओ, बाहर नजर आ रहा हो हमें यार बेहतरीन है, सब ओके है, यस है। 6 महीने बाद कोई नीचे से पाइप लीक हो रहा है, कोई ऊपर से लंडर क्रैक हो रहा है, कोई प्लस्तर उखड़ना शुरू हो गया है, पेंट गिरने लग गया है, सीवरेज लीक हो रही है, अब हम किसे जाकर पकड़ेंगे? तुम्हें ढूंढने जाएंगे, तुमने तो मिलना ही कोई नहीं। इसलिए मेरे चांद, हम कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे हम ना हर बिल में से 5% रिटेन करेंगे, क्योंकि इकट्ठा एंड में रिटेन करें तो फिर तुमने रोना है। तो हर बिल में से 5% यानी टोटल प्रोजेक्ट का समझो हमने 5% रिटेन कर लेना है, और उसको हम प्रोजेक्ट खत्म होने के लेट से 6 महीने या साल जो आपस में एग्री हो जाए, स्टार्ट में होता है सारा कुछ, हम उसके बाद पे करेंगे, ठीक है ना। हम चेक करेंगे बिल्डिंग को, अगर वो सब कुछ सही हुआ तो फिर हम ये पैसे तुम्हें दे देंगे, नहीं तो फिर हम ये पैसे तुम्हें नहीं देंगे, उससे हम वो काम सही करवाएंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। इनकी अकाउंटिंग कैसे होनी है? इनकी अकाउंटिंग ऐसे नहीं होनी जैसे मैंने आपको ये करके दिखाई है। इनकी अकाउंटिंग का छोटा सा सादा सा फॉर्मेट बनाएंगे हम, ठीक है, और सादा सादा कुछ एंट्रीज हैं वो करेंगे, ठीक है। मिस्टर इमाम कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन यकम जनवरी 16 एंड विल एंड ऑन 31 दिसंबर 16। The cost of project is estimated amounted to 200 million. The following terms of contract are agreed. Pay 252. 10% of the cost of project will be paid at the time of agreement. यानी यकम जनवरी 16. As down payment, the amount will be adjusted against the quarterly bill का मतलब हर क्वार्टर बाद बिल आना है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3, यानी हर 3-3 महीने बाद बिल आएगा, और ये 20 मिलियन हर बिल में से एडजस्ट होता जाएगा। फिर द 5% of the cost of project will be retained and shall be paid 6 months after the completion of project. आगे कहता है details of bills are as follows. 31 मार्च पे 50, फिर 30 जून पे 50, सारे बराबर बराबर हैं। आसान सवाल है ना, बराबर बराबर सब कुछ, ठीक है। अब हमने वर्किंग क्या किया करनी है? हम एक सादा सी वर्किंग बनाएंगे, ठीक है। हम बिल नंबर या बिल की डेट कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। पहला बिल किस दिन आ रहा है जी? 31 मार्च को 2016 को, दूसरा बिल 30 जून को, तीसरा बिल 30 सितंबर को, चौथा बिल 31 दिसंबर को। अब उसने हमें भेजना है ना जो बिल, उसे कहते हैं ग्रॉस बिल। उसने हमें बिल कितना भेजना है? 50, 50, 50 और 50। लेकिन हमने क्या कहना है? ऐसे नहीं, जो 20% 10% एडवांस दिया था उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है ना, तो हर बिल का 10% एडवांस है तो हर बिल का 10%, 15 हो तो हर बिल का 15, ठीक है ना। तो एडवांस एट द रेट ऑफ 10% ये एडजस्ट करो। हम कहेंगे यार 50 का बिल आएगा, भाई 50 दे दे। हम कहेंगे रुको जरा, इधर आओ, 5 पहले ही दे चुके हैं तुम्हें, 5 पहले ही दे चुके हैं। वो कहेगा अच्छा चलो लाओ 45 दो। हम कहेंगे जरा थोड़ा और रुको। क्या हमें शक है कि तुम एंड पे सही काम करके ना निकले तो हमने पूरे प्रोजेक्ट का 5% लेना है, तो एंड पे जाके तुमने रोना है कि सारा इकट्ठा काट लिया। तो हर बिल में से ना हमने 5% रिटेन करना है। तो रिटेंशन मनी 5% के हिसाब से हमने कहा 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए और 2.5 रुपए। नेट बिल जो कि हमने अब पे करना है वो कितना बना? 42.5, 42.5, 42.5 और 42.5। अब देखो ये है 200 पूरा, इन तीनों का टोटल भी 200 ही बनेगा। जैसे ये 20 है, ये 10 है और ये 170 है, चेक करके देखो, ठीक है। अब एंट्रीज बड़ी सिंपल है, सिर्फ एक चीज ज़हन के अंदर रखनी है, वो भी बता देता हूं। पहली एंट्री तो आपको आती है, आपने यकम जनवरी 2016 को एडवांस देना है, तो वो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर आपका एक एसेट है, ये डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है बिल्स आने की। 20 है, अच्छा मैं सारा एडवांस लाता हूँ, तुम पता है फिर है? अच्छा जी। अब बस 2 से 3 मिनट पूरी तवज्जो, बहुत आसान काम। 31 मार्च 2016 पर हमें बिल आता है। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है? नहीं, तो हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग कह दें CWIP, नहीं बिल्डिंग ही कह दें। मैंने कहा प्रोजेक्ट या कुछ भी लिखा, बिल्डिंग है, समझो बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब मैं वो जाके देख नहीं रहा। CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट कितने से? ये है सबसे अहम बात।
ये उसूली बात याद रख लो कि आपने हमेशा हमेशा ग्रॉस बिल को CWIP की कॉस्ट में डेबिट करना है। ओके भाई, देखो बिल्डिंग तो 50 रुपए की बनी है ना, वो अगली बात की है क्या? देखो क्या लेकर आया, 50 का बिल। भाई 50 रुपए दे दो, हमने कहा क्लोज इधर। 5 तो तुम्हें पहले ही दे चुके थे, 2.5 तुम्हें फिर कभी देंगे। ये पकड़ो 42 और निकलो 42.5। चलो चलो शाबाश, चलो शाबाश, चलो निकलो। बात समझ आई? तो बिल्डिंग बन गई 50 की, ठीक है। वो 50 रुपए लेने आया, हमने कहा 5 तो पहले दे चुके थे एडवांस की एडजस्टमेंट, फिर 2.5 फिर कभी देंगे। मैंने किताब बंद करने का नहीं बोला, अब एक और एंट्री करनी है। फिर 2.5 फिर कभी देंगे, 42.5 पकड़ो और चलो निकलो, ठीक है। फिर वो दोबारा आएगा 30 जून को खुशी खुशी बाचें खिलाकर 50 का बिल लेके। हम कहेगा जी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, मजीद 25%। हम कहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिल्डिंग तो डेबिट हो गई 50 से। वो कहेगा 50 रुपए, हम कहेंगे सैर जा भाई, 5 तो पहले दे चुके। बोलो आगे। 2.5 फिर कभी देंगे, ये पकड़ो 42.5 और निकलो यहां से, ठीक है। अब एक मैक्सिमम मसला क्या हो सकता है? वो मैक्सिमम मसला ये हो सकता है कि ये हर बिल की अमाउंट डिफरेंट हो जाए। तो हर बिल की अमाउंट डिफरेंट होगी तो एडवांस भी डिफरेंट हो जाएगा, टेंशन मनी भी, उससे परेशान नहीं होना, एंट्री यही रहनी है, ठीक है। अच्छा आखिरी बात, ये बड़ा अच्छा सवाल था जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि द बिल इज इमीडिएटली पेड ऑन रिसीट। हम इतने अच्छे नहीं होते, हम भी थोड़ा सा उसको और खज्जल करते हैं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे इस सवाल में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो, इस सवाल की एंट्रीज ना ये हुई पड़ी है आगे, इसलिए उससे परेशान ना हो, मैं तो डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अच्छा 31 मार्च को वो बिल लाया, हमने कहा 50 की बिल्डिंग बन गई, 5 में पहले दे चुके थे, 2.5 फिर कभी देंगे, 42.5 भी ना, ये 10 को दिन बाद आके चेक ले जाना अपना। फिलहाल तो चलो निकलो यहां से, अभी कोई नहीं है। क्या मतलब? बिल जिस दिन रिसीव होता है हम कहते हैं उसके 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद जाके, मिसाल के तौर पे 10 दिन बाद हमने कहा आके चेक ले जाना। अब क्या होगा? 31 मार्च पर ये कैश की बजाय पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। और जब अगला महीना आएगा 10 अप्रैल 2016, तो बस सिंपल ये पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो जाएगा 42.5। ये बात समझो? अच्छा एक उससे भी बड़ी मजे की बात, अगर बीच में ईयर एंड आ जाता है 31 मार्च हमारा, तो इस दिन की तैयारी करवा रहा था कि हमेशा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ले लेना बिल्डिंग की कॉस्ट में, यानी पैसे पे नहीं हुए, एसेट तो डेबिट हो गया, ठीक है। एसेट क्या है? डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपने आप पास पेपर तस्वीर लें बेशक और होमवर्क लिखें। एक तो सारे एमसीक्यूज करने हैं आपने, एक तो सारे एमसीक्यूज के करने हैं, और दूसरा पास पेपर 4 है अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड। पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड। एक मिनट भाई, पहले होमवर्क लिख लिया सबने? पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड, ओके। अच्छा सुने इसी के एमसीक्यूज IS 23 और पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड। अच्छा भाई साहब पूछ रहे हैं डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? भाई डेप्रिशिएट नहीं करेंगे इस सवाल में, वर्क इन प्रोग्रेस को डेप्रिशिएट नहीं करते। ये जिस दिन कंप्लीट होगा आखिर में एक एंट्री होगी, बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट। उसके बाद अगर इस साल के अंदर कुछ महीने बचे तो वो डेप्रिशिएट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अल्लाह हाफिज।